हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी के बारे में। इस वीडियो में हम लोग टॉप 10 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि यूपी लेखपाल, बीपीएससी टीआरई 4.0, यूपी पुलिस, आरआरबी एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में, विस्तृत व्याख्या के साथ में। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रेमबिल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है, प्रस्तावना को संविधान का सार या परिचय पत्र कहा जाता है। कथन सेकंड है, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। कथन थर्ड है, प्रस्तावना न्यायालय में परिवर्तनीय एनफोर्सेबल है। सही विकल्प चुने। निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? कथन फर्स्ट की बात करें, प्रस्तावना को संविधान का सार या परिचय पत्र कहा जाता है। सही कथन है। कथन सेकंड, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। यह भी कथन सत्य है। कथन थर्ड की बात करें, प्रस्तावना न्यायालय में परिवर्तनीय है। यह कथन असत्य है। प्रस्तावना न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। परिवर्तनीय नहीं है। यह कथन असत्य है। बात करें प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र एन एन ए पालकी वाले ने एन ए पालकी वाला एन ए पालकी वाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। एन ए पालकी वाला ने। ठाकुरदास भार्गव की बात करें, ठाकुरदास भार्गव ने ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा कहा है। के एम मुंशी ने के एम मुंशी ने प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली कहा है। राजनीतिक कुंडली कहा है के एम मुंशी ने। ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा कहा है और के एम मुंशी ने राजनीतिक कुंडली कहा है। एन के पालकीवाला ने संविधान की आत्मा को परिचय पत्र कहा है। संविधान की प्रस्तावना को परिचय पत्र कहा है। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। कथन फर्स्ट और सेकंड सही है। सही आंसर है ऑप्शन ए। केवल फर्स्ट और सेकंड कथन सही है। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों फंडामेंटल राइट्स के बारे में क्या सही है? कथन फर्स्ट है, इन्हें संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक रखा गया है। कथन सेकंड है, संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। कथन थर्ड है, अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। सही विकल्प चुनें। कथन फर्स्ट की बात करें, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों को रखा गया है। यह कथन सत्य है। कथन सेकंड की बात करें, संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। यह भी कथन सत्य है। संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। 1978 में। और संपत्ति के अधिकार को संपत्ति के अधिकार को संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 का में रखा गया है। अनुच्छेद 300 का में रखा गया है संपत्ति के अधिकार को।
अनुच्छेद सेकंड की बात करें, अनुच्छेद 21 की जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। यह भी कथन सत्य है। कथन सेकंड भी सत्य है, कथन थर्ड भी सत्य है और कथन फर्स्ट भी सत्य है। सही आंसर है ऑप्शन डी। कथन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सभी कथन सत्य हैं। अनुच्छेद 21 ए की बात करें, अनुच्छेद 21 ए, अनुच्छेद 21 ए में कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी अनुच्छेद 21 ए के तहत। सही आंसर है ऑप्शन डी। कतर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सभी सत्य हैं। अनुच्छेद 19 की बात करें, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 में मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई थी। मूल संविधान में वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, जिनमें से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। 19 अनुच्छेद 19 में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई थी, जिनमें से संपत्ति के अधिकार को हटाकर अनुच्छेद 300 में ट्रांसफर कर दिया गया है। वर्तमान में 6 स्वतंत्रता दी गई अनुच्छेद 19 में। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों डीपीएसपी पर विचार करें। कथन फर्स्ट है, ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। कथन सेकंड, इनका मुख्य उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। कथन थर्ड, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है। नीति निर्देशक तत्वों डीपीएसपी की बात करें, डीपीएसपी यह संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए गए। अनुच्छेद 36 से 51 तक डीपीएसपी का उल्लेख किया गया संविधान में, संविधान के भाग 4 में। यह आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। यह कथन सत्य है। इनका मुख्य उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। यह भी कथन सत्य है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है। यह भी कथन सत्य है। सही आंसर है ऑप्शन डी। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट बात करें डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकार में अंतर की। न्यायोचित मौलिक अधिकारों को न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है, जबकि डीपीएसपी अबाध योग्य हैं। यह नॉन जस्टिसेबल है। मौलिक अधिकारों को न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है, परंतु डीपीएसपी को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। प्रकृति की बात करें, मौलिक अधिकार निषेधात्मक प्रकृति के हैं, जो कि राज्य को कुछ करने से रोकते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक प्रकृति के हैं, राज्य को कुछ करने का निर्देश देते हैं। उद्देश्य मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र, जबकि डीपीएसपी नीति निर्देशक सिद्धांत सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करते हैं। यह इनमें मुख्य अंतर है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। कथन सेकंड, राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के नामांकित नॉमिनेटेड सदस्य भाग लेते हैं। कथन थर्ड है, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग इंपीचमेंट चलाया जा सकता है। सही विकल्प चुनें। कथन फर्स्ट, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। यह कथन सत्य है। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के नामांकित सदस्य भाग लेते हैं। यह कथन गलत है। नामांकित सदस्य भाग नहीं लेते हैं। नामांकित सदस्य भाग नहीं लेते हैं।
नामांकित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग इम्पीचमेंट चलाया जा सकता है। यह कथन सत्य है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। केवल फर्स्ट और थर्ड सही है। ऑप्शन कथन 2 गलत है, असत्य है। इसमें नामांकित सदस्य भाग नहीं लेते हैं। नेक्स्ट है, भारत की संसद के बारे में क्या सत्य है? कथन फर्स्ट, राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। कथन सेकंड, लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। कथन थर्ड, राज्यसभा का पद सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, बिल्कुल सत्य है, जिसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है, यह भी सत्य है। लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, यह भी कथन सत्य है। कथन थर्ड की बात करें, राज्यसभा का पद सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है, यह भी कथन सत्य है। सही आंसर है ऑप्शन डी। 1, 2 और 3 सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में विचार करें। कथन फर्स्ट, भारत में एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था है। कथन सेकंड, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। कथन थर्ड, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए रिट जारी कर सकता है। कथन फर्स्ट, भारत में एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था है, सही कथन है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है, यह भी कथन सत्य है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए रिट जारी कर सकता है, यह भी कथन सत्य है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। 5 प्रकार की रिट जारी करता है सर्वोच्च न्यायालय। हाई कोर्ट की बात करें, उच्च न्यायालय, अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकता है। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है, 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। कथन सेकंड है, भारत में त्रिस्तरीय 3 टियर पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। कथन थर्ड है, पंचायतों का चुनाव राज्य चुनाव आयोग द्वारा कराया जाता है। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। यह पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा 73वां संविधान संशोधन के तहत प्रदान किया गया था, यह कथन सत्य है। पंचायती राज दिवस, पंचायती राज दिवस की बात करें तो यह 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 24 अप्रैल 1992 को 73वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। इसीलिए 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में त्रिस्तरीय 3 टियर पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था, यह कथन सत्य है। बलवंत राय मेहता समिति। पंचायतों का चुनाव राज्य चुनाव आयोग द्वारा कराया जाता है, यह भी कथन सत्य है। कथन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों कथन सत्य है। सही आंसर है ऑप्शन सी। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सभी कथन। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में किया गया था। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति, इन्होंने पंचायती राज में भारत में 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। बलवंत राय मेहता समिति ने। नेक्स्ट है, राज्यपाल गवर्नर के संदर्भ में विचार करें। कथन फर्स्ट, राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कथन सेकंड है, एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। कथन थर्ड है, राज्यपाल का पद धारण करने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यह कथन सत्य है। एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, यह भी कथन सत्य है। राज्यपाल का पद धारण करने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, यह कथन असत्य है। राज्यपाल के पद के लिए न्यूनतम आयु
न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। 35 वर्ष। सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट और सेकंड विकल्प सही है। नेक्स्ट है आपातकालीन प्रावधानों इमरजेंसी प्रोविजंस पर विचार करें। कथन फर्स्ट, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। कथन सेकंड है, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 भारत में अब तक एक बार भी लागू नहीं हुआ है। कथन थर्ड, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक विफलता पर लगाया जाता है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। यह कथन सत्य है। वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी अनुच्छेद 360 के तहत भारत में अब तक एक भी बार लागू नहीं हुआ है। यह भी कथन सत्य है। भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल एक भी बार लागू नहीं किया गया है। वित्तीय आपातकाल का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 360 में किया गया है। वित्तीय आपातकाल राष्ट्रपति शासन यह संविधान के अनुच्छेद 356 में इसका उल्लेख किया गया है, जो कि राज्यों में संवैधानिक विफलता पर लगाया जाता है। किसी राज्यों में मुख्यमंत्री के द्वारा सुचारू रूप से शासन न चलाने पर संवैधानिक विफलता होने पर राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है। सही विकल्प है कथन डी। कथन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन के बारे में क्या सही है। कथन फर्स्ट, यह एक स्वतंत्र और संवैधानिक निकाय है। कथन सेकंड, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कथन थर्ड है, यह केवल केंद्र सरकार के चुनाव संसद आयोजित करता है, राज्यों के नहीं। सही विकल्प चुनें। निर्वाचन आयोग यह स्वतंत्र और संवैधानिक निकाय है। सत्य कथन है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह भी कथन सत्य है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और इसके कार्यकाल की बात करें तो इसका कार्यकाल 65 वर्ष तक होता है। यह केवल केंद्र सरकार के चुनाव आयोजित करता है, राज्यों के नहीं। यह कथन गलत है। निर्वाचन आयोग संसद और राज्य विधानसभा संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों के चुनाव संसद और राज्यसभाओं दोनों के चुनाव कराता है निर्वाचन आयोग। सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट और सेकंड सही है। कथन थर्ड गलत है।